प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि टर्म 1 का जो एग्जाम है आपका वो 15 नवंबर से शुरू होने वाला है और इस बार का जो एग्जाम होगा वो कंप्लीटली एमसीक्यू एग्जाम होगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास होंगे हर प्रश्न में और एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने इस बार का जो चैप्टर है आपके सिलेबस में उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। अब चूंकि आपके पास समय लगभग 1 महीने का ही बचा है, तो यह सही समय है जब आपको अपना रिवीजन शुरू कर देना चाहिए और रिवीजन में उन प्रश्नों को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए जिनके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जिन प्रश्नों के बोर्ड एग्जाम में आने के अधिक चांस हैं। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको टर्म 1 में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि राजा, किसान और नगर, ये जो दूसरा चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमें जल्दी से रिवाइज कर लेने चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप कौन था? और ये 4 ऑप्शन आपके पास होगा जिसमें सही उत्तर आपको चुनना होगा और सही उत्तर है कि जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। तो ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? यानी कि आपको यह बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें किन लिपियों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और इसका सही जो उत्तर है वो है ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? और आपके पास ऑप्शंस हैं अभिलेख के अध्ययन को, खुदाई में मिले अवशेषों को, पुरातात्विक स्रोतों को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्या हम इनको पांडुलिपि कहते हैं, या ताम्रपत्र कहते हैं, या इन्हें अभिलेख कहते हैं, या इनमें से कोई भी आपका आंसर सही नहीं है? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है अभिलेख। यानी कि कोई भी चीज जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खोद कर लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। तो ये सी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? पहले यह सवाल 3 नंबर के लिए आता था, लेकिन अब यह सवाल 1 नंबर के लिए आना शुरू हो गया। देख लीजिए, तो इसके ऑप्शंस में है क्योंकि इसी समय आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ता चला गया, सिक्कों का विकास हुआ, या आपके हिसाब से इनमें से ऊपर के दिए गए तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी कि भारतीय इतिहास का जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का आरंभिक चरण था उसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल माना जाता है। उसका यही तीनों मुख्य कारण है, क्योंकि इसी समय राज्यों और महाजनपदों का उदय हुआ, लोहे की जानकारी सबको हुई तो लोहे का प्रयोग बढ़ता गया, सिक्के बनने शुरू हुए। तो इन कारणों से भारतीय इतिहास में यह एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। अब आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? तो इसका सही ऑप्शन है प्राकृत। प्राकृत भाषा में प्राचीन काल में अधिकतर अभिलेख
लिखे जाते थे। और प्रश्न संख्या 7 कहता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक। यानी कि बौद्ध ग्रंथों में सभी राजाओं की इन सभी राजाओं का वर्णन मिलता है, इनकी चर्चा है, लेकिन सम्राट अशोक को इनमें सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, मगध के सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? अब यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है। अच्छी खेती की उपज होती थी, यहां लोहे की खदानें थीं, यहां हाथी की उपलब्धता थी। तो इनमें से कोई एक कारण आपको सही लगता है या फिर डी उपरोक्त में से सभी कारण आपको सही लगता है? तो सच्चाई तो यह है कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली इसलिए बन गया क्योंकि गंगा नदी के बगल में होने के कारण यहां पर खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी, इस कारण व्यापार भी अच्छा होता था। यहां पर सबसे अधिक लोहे की खदानें थीं, जिससे लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा यहां होता था, और यहां के जंगलों में हाथी थी, इस कारण से इन्होंने हाथियों से जो भी, चाहे लड़ाई की बात हो या फिर जंगलों से लकड़ी ढोने की बात हो, ये सारे काम करवा लेते थे। इस कारण से आपका सही उत्तर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कब से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की? यानी कि ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र की रचना कब से शुरू की थी? अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों की रचना शुरू कर दी थी। प्रश्न संख्या 10 देखिए, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बीसीई में कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया? और आपका ऑप्शन है मगध, कुरु, पंचाल या फिर कोसल, और सही उत्तर है मगध, क्योंकि 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था, जिसको आजकल बिहार में पटना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक हुआ करती है, और आपके ऑप्शंस हैं अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य या फिर पाणिनि, और इसका सही जवाब है कौटिल्य, यानी कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे? मगध और तक्षशिला, सुवर्णगिरी और उज्जैनी, तक्षशिला और उज्जैनी या फिर उपरोक्त सभी? इनमें से पूछ रहा है कौन से 2 क्षेत्र ऐसे थे जो लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे? तो इसका सही उत्तर है तक्षशिला और उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य ने या फिर बिंबिसार ने? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हालांकि उनके गुरु कौटिल्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, लेकिन जब स्थापना किसने की यह प्रश्न आता है तो फिर हमारा जवाब होता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आरंभ में मगध की राजधानी कहां स्थित थी? पाटलिपुत्र, राजगाह, आरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है राजगाह, जिसको कि राजगृह या राजगीर भी कहा जाता है। बाद में इसको पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डैश पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? किस सम्राट ने ऐसा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसका सही उत्तर है अशोक ने। सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के लिए सबसे पहले विभिन्न प्राकृतिक पत्थरों पर और स्तंभों पर अभिलेख लिखवाए थे। ये इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? यानी कि पश्चिम और उत्तर भाग में जो अभिलेख लिखे जाते थे, आप समझ सकते हैं जैसे आजकल का पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान का जो इलाका है, ये उस समय में पश्चिमोत्तर का इलाका कहलाता था। तो यहां किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था अभिलेखों को लिखने के लिए? तो इसका सही उत्तर है अरमाइक और यूनानी भाषा। इन दोनों भाषाओं में पश्चिमोत्तर भारत में अभिलेख लिखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की थी? यानी कि कलिंग को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर है अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और इसी के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और जीवन भर उन्होंने फिर कोई दूसरी लड़ाई नहीं की। अगला जो सवाल है ये देखिए, अगला सवाल है इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना किसने की थी? अशोक ने, मेगास्थनीज ने, कौटिल्य ने या फिर पाणिनि ने? तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कलिंग का संबंध किस राज्य से है? तो कलिंग का संबंध उड़ीसा राज्य के साथ है, यानी कि प्राचीन काल का कलिंग उड़ीसा राज्य में स्थित था। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? एक व्यक्ति का शासन, समूह का शासन, निरंकुश शासन अथवा राजा का शासन? और ओलिगार्की का जो सही मीनिंग होता है वो होता है समूह का शासन। तो दोस्तों आज हमने ये इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न किए, इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न मिलने के पूरे चांसेस हैं। ऑल द बेस्ट।